नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 5.5% पर रखा बरकरार, तो वहीं एसडीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ रेट भी 5.25% पर कायम। उधर पॉलिसी स्टांस भी लगातार दूसरी बार रखा न्यूट्रल। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निचले स्तरों से निफ्टी करीब 60 पॉइंट्स उधरकर 24,600 के ऊपर आया। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा रिकवर होकर हरे निशान में कर रहा है ट्रेड। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी निचले स्तरों से सुधार। आरबीआई रेट कट नहीं होने से रियल्टी सबसे ज्यादा निराश। रियल्टी इंडेक्स 1.25% टूटा, 2% तक टूटे फिनिक्स, हुडको और गोदरेज प्रॉपर्टीज। वहीं फार्मा आईटी सेक्टर भी 1% से ज्यादा नीचे। वीकली ऑप्शंस पर लगाम से सेबी का इनकार। चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने खबरों को बताया अटकलें। सेबी चेयरमैन के बयान के बाद बीएससी में निचले स्तरों से 5% की रिकवरी। बजाज ऑटो ने पेश किए अनुमान के मुताबिक नतीजे। पहली तिमाही में कंपनी की आय और मुनाफे में दिखा 5.5% का उछाल। मार्जिन में भी दिखा हल्का दबाव। उधर डिवीज लैब के हर पैमाने पर अनुमान से कमजोर रहे नतीजे। शेयर 3% लुढ़का। एनएसडीएल की अच्छी लिस्टिंग। 800 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 880 पर लिस्ट हुआ। उधर श्री लोटस डेवलपर्स की शानदार एंट्री, करीब 20% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। ट्रेड्स भी लेंगे। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके का रुझान इस समय बाजार में देखने को मिल रहा है। लेवल्स लेकर आते हैं। लोअर लेवल से थोड़ा संभला है। निफ्टी 24,600 के ऊपर आकर अब ट्रेड कर रहा है, वापस उन लेवल्स को रीगेन करते हुए। हालांकि वॉलेटिलिटी कंसिस्टेंटली बनी हुई है। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी बैंक, जो कि हरे निशान में आ चुका है। 70-72 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की हैमरिंग काफ़ी हो रही थी। 1%, 1.5% तक नीचे दोनों इंडेक्स थे। यहाँ भी थोड़ा संभले हैं। मिड कैप में जहाँ एक समय में 1% का नुकसान था, अब 0.5% का रह गया है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में चाहे 1.5% का नुकसान था, वो अब 1% के आसपास है। तो थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी नुकसान इन दोनों इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। हल्का सा सुधार मार्केट की ब्रेथ में, लेकिन अभी ब्रेथ नेगेटिव ही है। 690 स्टॉक्स ही हैं सिर्फ जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 973 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस इस समय की, तो ज़्यादातर सेक्टर्स प्रेशर में ही हैं। सिविक पीएसयू बैंक इंडेक्स है जिसने एक शानदार रिकवरी दिखाई है और अभी 1% ऊपर आ चुका है। वहीं निफ्टी बैंक हरे निशान में है। बाकी सभी पॉकेट्स लाल निशान में। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहीं है तो रियल्टी, फार्मा, आईटी इनमें देखने को मिल रहा है, जहां पर 1% से ज़्यादा का नुकसान है। बाकी सभी सेक्टर्स फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव साइड पर कर रहे हैं ट्रेड। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं बातचीत। सबसे पहले इंडेक्स पर राय लेते हैं। ओशो नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। थोड़ा रिकवर ज़रूर हुए हैं निफ्टी बैंक स्पेशली, अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। क्या व्यू रहेगा ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। दी ओवरऑल मार्केट अभी भी बहुत ही सबड्यूड या फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिखा रहा है, बट आज इंट्राडे पे लोअर लेवल से काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला है। सो इंट्राडे पे मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है थोड़ा रिकवरी का। निफ्टी पे 24,670 680 के स्पॉट लेवल्स तक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है 580 से 570 का एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए बिल्कुल लगा करके चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी जैसा आपने बताया कि ब्लीक है, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट से। तो पोजिशनली जब तक 24,750 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं दिखाता है, तब तक के लिए बेटर रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए। और वही बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो नो डाउट पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिला है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी पर अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही बना हुआ है। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 55,500 एक पड़ाव है, एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। एंड अगर इसके ऊपर क्रॉस ओवर दिखाता है तभी हमें एक बाइंग का व्यू लेकर के चलना चाहिए। एल्स हायर लेवल्स पे अभी के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज या अवॉइड की राय बनते हुए नजर आएगी। ओके, तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? दो बाई के रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है एसीसी पर। एसीसी में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली सपोर्ट से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। सो एसीसी पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1824-25 के आसपास ओवर कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करें।
1788 का पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर पे, मुझे लगता है 1882 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड काउंटर है पावर सेक्टर से सीजी पावर। सीजी पावर में कल के दिन हमें एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज भी हाई लेवल पे सस्टेनेंस है एंड काफी ज्यादा मूविंग एवरेज पे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी दिख रहे हैं। सो सीजी पावर पे करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। 665 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड हायर लेवल्स पे 708 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है, सीजी पावर और एसीसी, यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले पीएसयू बैंक इंडेक्स आपके सामने लेकर आते हैं, जो कि अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 1% से ज़्यादा के गेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। सडन स्पर्ट यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो 2-3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कैनरा बैंक 2% से ज़्यादा मजबूत है। यूनियन बैंक 2.5% ऊपर है आज के सेशन में। आप देखिए एक शानदार मूव इन स्टॉक्स में। एक स्टॉक देखिए बैंक ऑफ इंडिया का और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो यहाँ पर एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है इन सभी पीएसयू बैंक स्टॉक्स में। कोई ट्रेडिंग व्यू रहेगा क्या बीओबी कैनरा बैंक जैसे शेयर्स पर? एक सडन स्पर्ट के साथ डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं सभी शेयर्स। कैनरा बैंक में एक पोजिशनल व्यू लेकर के चला जा सकता है, बिकॉज 106 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काउंटर के लिए एंड आज वहीं से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो कैनरा बैंक में मुझे लगता है इमीडिएटली 112 से 113 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एंड वहां अगर ब्रेक थ्रू देखने को मिला तो वहां से हमें हायर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है 106 से 112 का रेंज है, इसी में बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की व्यू लेकर के कैन बैंक में चलना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई कैनरा बैंक की, जहां पर ट्रेड एक बन सकता है। सभी पीएसयू बैंक स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की। बर्जर पेंट्स के नंबर्स आए हैं। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय में करीब 4%, एबिटा में 1% की ग्रोथ रही है। वही मुनाफे में 11% की गिरावट देखी है। मार्जिन्स पर भी थोड़ा प्रेशर रहा है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय। अभिजीत, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो ड्रॉप देखने को मिला है हमने प्रॉफिट में 11% के आसपास का, मार्जिन्स में जो प्रेशर मिल रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं? आगे किस तरीके के मार्जिन ट्रेंड स्पेशली एक्सपेक्ट करें? ऑपरेटिंग मार्जिन एक्चुअली थोड़ा से बड़ा है, घटा नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। जो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आप, उसमें एक लॉस था जो फायर के चक्कर में हुआ था। जैसे एक हमारी वेयर हाउस थी कलकत्ता के नज़दीक में, 12/7 बोल के एक जगह है, उसमें उसके बाजू में 2 वेयर हाउसेस में आग लगी थी। उसमें वो फैल के हमारे वेयर हाउस में भी आ गया था, तो उसका वो जल के ख़त्म हो गया। तो उसमें करीबन 36 करोड़ का जो हमने हिट लिया, विच इज़ टेम्पररी, बिकॉज इसका इंश्योरेंस फाइलिंग हो रहा है एंड फिर इट इज़ कवर्ड फुल्ली। तो फिर वो जब आएगा तो वो अनयूजुअल प्रॉफिट आएगा उस क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में उसके उस कारण से जो है लॉस दिखा है। सो दैट इफ़ यू रिमूव दैट देन इट वुड हैव बीन ओके। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज क्वाइट कंफर्टेबल। इनफैक्ट है ना, हमारी जो स्टैंडअलोन रिजल्ट्स है उसमें देखा जाए तो 17.4% के करीबन हमारे ऑपरेटिंग रेशियो था टू सेल्स। जो पिछला साल फर्स्ट क्वार्टर 17.2 था और क्वार्टर 4 लास्ट ईयर 16 पॉइंट समथिंग था। तो इसलिए सीक्वेंशियली और ईयर एन ईयर दोनों में इजाफा हुआ है, घटा नहीं है। लेकिन अभी जो रिजल्ट्स दिख रहा है उसमें ये फायर इंसिडेंट्स के कारण उसमें नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और अभिजीत जी, अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो अर्ली मॉनसून का ऑनसेट हुआ, उसके बावजूद ही बर्जर पेंट्स ने 5.5% से ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ Q1 में रिपोर्ट की। ये ट्रेंड एक्सपेक्ट करें कंटिन्यू होगा या क्या आउटलुक करंट क्वार्टर के लिए विद रिगार्ड्स टू वॉल्यूम ग्रोथ? हाँ, हमें उम्मीद ये है कि प्रोग्रेसिवली ये बढ़ता जाएगा। जैसे क्वार्टर 2 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, क्वार्टर 3 में और अच्छा होगा और क्वार्टर 4 में उससे भी अच्छा होगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी। बाय क्वार्टर 4 हमारी ये उम्मीद है कि ऑलमोस्ट डबल डिजिट हो जाना चाहिए वॉल्यूम ग्रोथ में। इसका 2 कारण है। एक तो नॉर्मली मानसून्स के बाद अगर एक्सेसिव रेन्स होता है तो द सीजन टेंड्स टू पिक अप उसके बाद, क्योंकि काफ़ी पोस्टपोनमेंट होता है डिमांड का जो बाद में आता है इन पेंटिंग एक्सपीरियंस। सो देयरफॉर वो हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि बेस इफेक्ट जो है
है, लास्ट ईयर उस समय थोड़ा सा कम था ग्रोथ, तो उसके अभी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मोमेंटम। तो हमें ये उम्मीद है कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर देयरफॉर विल बी मच बेटर। अच्छा, सेगमेंट वाइज अगर बायोफर्केट करके देखें तो किस तरीके की ग्रोथ रही है डेकोरेटिव सेगमेंट में और ऑटोमोटिव सेगमेंट में पेंट पर्सपेक्टिव से? उसमें ऑलमोस्ट ऑटोमोटिव और डेकोरेटिव ये दो जो सेगमेंट था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। विद इन डेकोरेटिव जो है कंस्ट्रक्शन, केमिकल, वाटरप्रूफिंग वाले सेगमेंट और वुड कोटिंग्स, ये दो सेगमेंट काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ किया था। ओवरऑल अदरवाइज नॉर्मल ग्रोथ थे बाकी प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये दो कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ था। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी एज आउट हुई है। क्या इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग पावर है वो रिटर्न होती हुई दिखाई दे रही है? पोटेंशियल प्राइस हाइक के एक्सपेक्ट करें उस स्थिति में आगे जाते हुए? क्या ओवरऑल क्या सिनेरियो रह सकता है? तो प्राइसिंग पावर पहले बात तो इतना अफेक्टेड ही नहीं हुआ था। हमारी जो ग्रॉस मार्जिन है वो करीबन 39 से 41% के बीच में हमेशा रहा है, लास्ट 7-8 क्वार्टर से वहीं चल रहा है। तो कोई इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा नहीं था उसमें अभी तक। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी रेशियो बिटवीन 16 एंड 17 उसी रेंज में रहता है, एंड दिस टाइम ऑल्सो उसी रेंज पे है। हमारी उम्मीद ये है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस शायद ऐसा ही रहेगा। अब बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी ट्रम्प तारीफ और क्या वो करते रहते हैं हर दिन कुछ नया नया न्यूज़, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट नाउ, इट हैज़ बिकम लिटिल बिट अनसर्टन। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि मोटा मोटी प्राइसेस विल होल्ड, एंड जो बेनाइन प्राइसेस चल रहा है अभी तक, जो सॉफ्ट प्राइसेस है वो चलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन की बात करें तो किस तरीके की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इवॉल्व हो रही है? काफ़ी सारे लिस्टेड प्लेयर्स अब आ चुके हैं इस स्पेस में, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। किस तरीके का माहौल है अगर हम ओवरऑल कंपटीशन पर्सपेक्टिव से देखें? कंपटीटिव इंटेंसिटी जैसा था पहले लास्ट 2-3 क्वार्टर से थोड़ा से कम हुआ है उसमें से, वैसे देखा जाए तो इम्पैक्ट तो हुआ था पहले पिछला साल, बिकॉज एक बड़ा नया प्लेयर एंट्री लिया है तो उसमें कुछ शेयर तो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। सो दैट हैज़ इम्पैक्टेड द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, तो उनका सबका ग्रोथ रेट जो है थोड़ा सा नीचे आ गया था। लेकिन पिछले करीबन 5-6 महीना से देखा जाए तो दैट हैज़ बिकम स्टेबल, फर्दर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए जो ग्रोथ रेशियो है आपको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का दिखेगा कि अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे अभिजीत जी, FY26 के लिए ओवरऑल क्या आउटलुक है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू मार्जिन पर्सपेक्टिव से? हमारी टारगेट ये है कि मतलब अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, हाई सिंगल डिजिट्स में एंड करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ विल बी क्लोजर टू डबल डिजिट, ये हमारी उम्मीद है। और रेशियो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो करीबन वही मतलब 16-17 के बैंड में चलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका अभिजीत जी आने के लिए शो में, अर्निंग्स के साथ साथ ओवरऑल ब्रॉडर आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, आगे के लिए। चलिए, रुक थोड़ा संभला ज़रूर है लेकिन अभी भी थोड़े प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी आधा % नीचे मिड कैप है, 1% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के सेशन में देखने को मिले हैं। PSU बैंक्स की हमने बातचीत की थी, वहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बाकी कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स भी हैं जहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का सेशन अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। RBI पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया और शायद ये वजह रही कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया। लेकिन कई और अहम मुद्दों पर सेबी चेयरमैन की तरफ से बयान आए हैं। दरअसल सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने साफ कर दिया है कि वीकली ऑप्शंस बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वीकली ऑप्शंस रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। When it comes to options market, SEBI's time and again also spoken about cutting down on excessive speculation and increasing cash market volumes. First of all, what are your views on the excessive speculation in the options market? Also, what has been communicated from the finance ministry? And there were a few suggestions that we were understanding of
removing weekly expiry and making it fortnightly or even monthly. Could you help us understand if that is also under consideration? I'm not aware of any such communication. I think, Harsh, you have been running some story. I think it's your own speculative thing. And what we have been saying is quite out in the open. Whenever we do anything with respect to anything, I've said it before that we need some reforms, but what will be the nature of those reforms and how it will be treated? As per our practice, we always discuss with the markets. We always put out consultation papers. चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज जिन कंपनियों के अर्निंग आने हैं उनमें से हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो आपके सामने लेकर आते हैं। हीरो मोटोकॉर्प स्पेसिफिकली जहां पर अभी एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, 1% नीचे स्टॉक है 4494 के लेवल्स पर। हालांकि अगर आप पिछले 2-3 सेशंस का मूव देखेंगे स्टॉक में तो एक कंसिस्टेंटली अपसाइड हमने देखी और ये तेज़ी फ्यूल हुई जुलाई के सेल्स नंबर्स के बाद। लेकिन अर्निंग से क्या एक्सपेक्ट करना है वो आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि जो नंबर्स हैं ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प के वो सबड्यूड रह सकते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा सब फ्रंट पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। 4% रेवेन्यू घट सकता है, 6.5% मुनाफा ड्रॉप हो सकता है, एबिटा में 7% का ड्रॉप, मार्जिन्स भी 14.4% से घटकर 13.9% पर आ सकते हैं। दरअसल इनकी जो ओवरऑल वॉल्यूम्स रहे थे Q1 में वो 11% घटे, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल रेवेन्यूज़ पर, ओवरऑल नंबर्स पर दिखाई दे रहा है। सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से इनका जो अप्रैल में प्रोडक्शन था वो हॉल्ट रहा था, डिस्पैचेस डिले हुए थे जिसके कारण वॉल्यूम्स इनके घटे थे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे का आउटलुक क्या रहेगा। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी इस बार के अर्निंग्स में। एक तो डिमांड आउटलुक कंपनी क्या शेयर करती है। 110 सीसी सेगमेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वॉल्यूम जनरेशन के हिसाब से, वहाँ पर किस तरीके की डिमांड है। अर्बन वर्सेस रूरल मार्केट किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि Q1 में रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्बन मार्केट के मुकाबले रूरल मार्केट ने 8% ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, यानी वहाँ पर ज़्यादा डिमांड रही है। अब क्योंकि अर्ली मॉनसून ऑनसेट हुआ है, अब तक मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, बेटर डिस्पोजेबल इनकम रूरल फ्रंट पे रह सकती है। शादियों का सीज़न इस बार मुहूर्त जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे रूरल बाइंग को, और इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हीरो मोटो के लिए आगे की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, यानी करंट क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर के लिए। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार के अर्निंग्स में कि जो हाई एंड बाइक्स हैं उसको लेकर कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। मावरिक 440 जो कि एक प्रीमियम बाइक ही, उसे डिसकंटिन्यू किया है कंपनी ने रिसेंटली। तो आगे के लिए क्या प्लान्स हैं, लॉन्चेस पाइपलाइन कैसी है, ईवी सेगमेंट को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि विडा इनका जो स्कूटर है वहाँ पर काफ़ी अच्छे सेल्स नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, बुकिंग्स काफ़ी बेहतर रही हैं। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अर्निंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीरो मोटो के केस में कमेंट्री रहेगी, लेकिन स्टॉक नंबर्स से पहले एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया आपका ओशो आने के लिए शो में और क्विक ट्रेड रेकमेंड करने के लिए। लेकिन मिड कैप मंत्रा में एक ब्रेक के उस पर आप देखिए नोवा कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के IPO पर, और हमारे साथ होंगे कंपनी के CEO शिरीष गोडबोले और CEO कैसर परवेज। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।